दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसका नाम अमित होता है। दोस्तों, अमित की शादी हीना से होती है, लेकिन शादी के 2 साल के भीतर ही हीना ने अमित की जिंदगी को नर्क बना दिया। उसने अमित को गुंडों से पिटवा दिया और अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी की। हीना ने उल्टा अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया और अपने मायके में रहने लगी। वहां रहते हुए हीना अपने प्रेमियों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में लिप्त रही। उसने महिला सुरक्षा के कानूनों का नाजायज फायदा उठाकर अपने ससुराल वालों की जिंदगी को दुश्वार बना दिया। दोनों के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की सुनवाई होनी थी। यह केस एक महिला जज के पास पहुंचा जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास थी। जज साहिबा अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर थीं और किसी भी केस को चुटकियों में सुलझाने के लिए जानी जाती थीं। जब जज साहिबा ने अमित और हीना के केस की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने अमित को देखकर मुस्काने लगती हैं और उसके ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहां कोर्ट में तलाक के एक केस की सुनवाई हो रही थी। मामला पति अमित और पत्नी हीना का था। अमित एक सरकारी स्कूल में टीचर था और उसकी पत्नी हीना पर आरोप थे कि उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हीना अपने प्रेमियों के साथ मस्ती में लिप्त रहती थी और महिला सुरक्षा कानूनों का नाजायज फायदा उठाकर ससुराल वालों को परेशान करती थी। दोस्तों, 6 साल बाद जब यह केस महिला जज के पास पहुंचा तो उस महिला जज की उम्र 30 से 35 साल की, तेज तर्रार और अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाने वाली थीं। जज साहिबा ने बड़ी गहराई से दोनों की फाइल का अध्ययन किया और उनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने फाइल पढ़ ली तो जज साहिबा ने अमित को देखकर मुस्कुराया और कहा, आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी हरकतों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप एक टीचर हैं। जज साहिबा की ये टिप्पणी माहौल में एक नया मोड़ ले आई और धीरे धीरे मामला एक अलग ही दिशा में बढ़ने लगा। कहानी में आगे क्या हुआ, यह शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह एक बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी है जो एक जज और एक मुजरिम के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, तब अमित कहता है, जज साहिबा, मैं टीचर हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? जज साहिबा कहती हैं, आपकी पत्नी ने शिकायत में लिखा है कि आप उसे मारते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसके घर वालों की इज्जत भी नहीं करते हैं। यहां तक कि जब उसका कोई रिश्तेदार आपके घर आता है तो आप उसे उल्टा सीधा बोलकर भगा देते हैं और शादी में इतना ज्यादा दहेज लेने के बाद भी आप उस पर और दहेज का दबाव बनाते हैं। आपकी पत्नी दिखने में इतनी खूबसूरत और अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं। ये हरकतें तो किसी टीचर की नहीं हो सकती। अमित कहता है, जज साहिबा, ये सारी बातें झूठ हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस फंसाया जा रहा है। तब जज साहिबा हीना से पूछती हैं, हीना, तुम बताओ, जो भी तुमने शिकायत में दर्ज करवाया है, क्या वह सब सच है या झूठ? हीना कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका वकील बीच में बोल पड़ता है, जज साहिबा, यह आदमी एक नंबर का झूठा है। शादी की पहली रात से ही इसने हीना को परेशान करना शुरू कर दिया था और दहेज के लिए उसे मारता भी था। तब जज साहिबा कहती हैं, वकील साहब, आप थोड़ा शांत रहिए और जिसे बोलने का मौका देना चाहिए उसे ही बोलने दीजिए। फिर वे हीना की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, हीना, तुम सच सच बताओ कि जो भी तुमने अपनी शिकायत में लिखा है, क्या वह सही है या फिर झूठ? हीना आत्मविश्वास से कहती है, मैडम जी, मैंने शिकायत में जो भी लिखा है वह एक एक बात सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। जज साहिबा सिर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, तुमने अपनी शिकायत में लिखा है
कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत मारा पीटा था और तुम्हारा हाथ भी टूट गया था। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था, दाहिना हाथ या बायां हाथ? हीना तुरंत जवाब देती है, मैडम जी, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। जज साहिबा गंभीर स्वर में कहती हैं, हीना, एक बार फिर से सोच लो और ध्यान से बताओ कि कौन सा हाथ टूटा था। हीना फिर से वहीं दोहराती है, जज साहिबा, मैं सही कह रही हूं, मेरा दाहिना हाथ ही टूटा था। तब जज साहिबा कहती हैं, एक बात बताइए, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? हीना थोड़ा सोचकर कहती है, मैडम जी, यह वाला हाथ टूटा था। और वह अपने बाएं हाथ की ओर इशारा करती है। जज साहिबा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हीना, आप जिस हाथ की तरफ इशारा कर रही हैं वह आपका दाहिना नहीं बल्कि बायां हाथ है। यह सुनकर हीना घबरा जाती है और कहती है, हां मैडम जी, मुझे याद नहीं था, मेरा यही वाला हाथ टूटा था। तब जज साहिबा गंभीर स्वर में कहती हैं, देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ टूटता है तो वह उसे जीवन भर याद रहता है कि उसका कौन सा हाथ टूटा था। वह बिना एक सेकंड भी सोचे बता देता है कि कौन सा हाथ टूटा था। लेकिन आपको तो यह भी याद नहीं कि आपका दायां हाथ टूटा था या बायां। सोचने में इतना समय क्यों लग रहा है? फिर जज साहिब ने हीना से पूछा, हाथ टूटने के बाद आप किस अस्पताल में इलाज करवाने गई थीं? हीना कुछ क्षण चुप रहती है और फिर कहती है, मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं है। इस पर जज साहिबा कहती हैं, अजीब बात है। फिर जज साहिबा हीना से कहती हैं, देखिए, अगर आपका हाथ टूटा होता तो आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार अस्पताल जाना पड़ा होगा। और आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको अस्पताल का नाम तो याद होना ही चाहिए। तब हीना कहती है, मैडम जी, मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं है। जज साहिबा कहती हैं, ठीक है, आप घर से अस्पताल किस साधन से गई थीं? हीना कहती है, मैडम जी, मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं किस अस्पताल में गई थी और किस साधन से वहां पहुंची थी। जज साहिबा कहती हैं, ठीक है, अगर आपको यह याद नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जज साहिबा अमित से पूछती हैं, अमित, आपने भी अपनी शिकायत में दर्ज करवाया है कि हीना के घर वाले आपको मारते हैं और प्रताड़ित करते हैं। आपने शिकायत में यह भी लिखा है कि हीना के घर वालों ने मारकर आपका पैर तोड़ दिया था। आपको याद है कि यह सब कैसे हुआ था, या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? अमित कहता है, मैडम जी, मैं यह कैसे भूल सकता हूं, मुझे सब कुछ याद है। उस समय 9:30 बज रहे थे और मैं घर से स्कूल जा रहा था। तभी बीच रास्ते में हीना के पिताजी और उसके भाई ने मुझे रोक लिया। उनके साथ 2-3 और लोग आ गए। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, और उन सभी ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग डंडे से मेरे पैर पर वार करने लगे, जिससे मेरा पैर टूट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा और गिरकर जोर जोर से गुहार लगाने लगा। तभी मेरे गांव के कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े, तो ये लोग वहां से भाग गए। उसके बाद मेरी बहन और मेरे जीजा जी मुझे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर शर्मा ने मेरा इलाज किया। पूरे 1 महीने तक मैं बिस्तर पर रहा और मेरी मां ने बच्चों की तरह मेरी देखभाल की। ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना कहने के बाद अमित जज साहिबा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी हीना कहती है, जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। भगवान का शुक्र है कि उस दिन तुम बच गए, वरना मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। तुम बस देखते जाओ, इससे भी बुरा हाल तुम्हारा होने वाला है। तभी हीना का वकील उसे चुप कराने लगता है और कहता है, हीना, चुप हो जाओ। जज साहिबा के सामने ये सब क्या बोल रही हो? दोस्तों, जज साहिबा हीना के वकील से कहती हैं, वकील साहब, आप उनको बोलने दीजिए। आप बीच में क्यों टपक रहे हैं? अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो मैं यह केस चुटकियों में सुलझा देती। आप ही लोगों की वजह से मुझे इन मामलों को लंबा खींचना पड़ता है। सच और झूठ को पहचानने में ज्यादा वक्त थोड़ी लगता है। तब वकील साहब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, जज साहिबा, ठीक है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जज साहिबा तब अमित और हीना से पूछती हैं, एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की असली वजह क्या थी? तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों करते थे? तब हीना कहती है, मैडम जी, मेरे पति सरकारी मास्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी सैलरी 60 से 65 हजार रुपए के आसपास है,
लेकिन वह महीने में 1 रुपया भी मुझे नहीं देते और ऊपर से मेरे रिश्तेदारों पर शक करते हैं। लेकिन जब इनके रिश्तेदार घर पर आते हैं तो यह उनका सम्मान करते हैं और उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, मुझे इन सब बातों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शादी के बाद से ही यह हर रोज मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे और बहुत ज्यादा परेशान करते थे। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। वह सोचते हैं कि मैंने इनसे शादी कर ली है तो मैं इनकी गुलाम बनकर रहूंगी। तब जज साहिबा अमित से पूछती हैं, अमित, तुम बताओ कि तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी और तुम हीना के रिश्तेदारों की इज्जत क्यों नहीं करते थे? अमित कहता है, मैडम जी, आप किस रिश्तेदार की बात कर रही हैं? जो भी हमारे घर पर हीना के रिश्तेदार आते थे वे सभी लड़के ही होते थे। जब मैं हीना से पूछता था कि ये कौन है तो कभी वह कहती थी कि ये मेरा भाई है, कभी कहती थी कि यह चाचा का लड़का है, कभी दोस्त तो कभी मामा का लड़का। इतने सारे लोग हीना से मिलने के लिए आते थे और वह उनके साथ घूमने भी चली जाती थी। वह अक्सर कहती थी कि मैं अपने भाई के साथ घूमने जा रही हूं और रात में घर वापस आऊंगी। जब मैं कुछ पूछता था तो वह मुझे कुछ नहीं बताती थी और उन्हीं लोगों से फोन पर दिन रात बात करती रहती थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मुझे समझ में आता है कि मेरी पत्नी उन लोगों के साथ क्या कर रही है। जब मैं कुछ बोलता था तो वह मुझे ही उल्टा समझाने लगती थी और मुझ पर गुस्सा करने लगती थी। वह धमकी देती थी कि वह मेरे घर वालों को गायब करवा देगी और मुझे मरवा देगी। मैडम, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूं। पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपना घर परिवार संभालूं, अपने माँ बाप की देखभाल करूं, अपनी नौकरी करूं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मेरी पत्नी मेरी सैलरी में से 20,000 रुपये महीने ले लेती है और उन पैसों से मौज मस्ती करती है, घूमती फिरती है और लोगों के साथ इधर उधर जाती है। उसे कोई टेंशन नहीं है। जज साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिलवा दीजिए। मुझे इसके साथ नहीं रहना। अमित कहता है, मैडम, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं बहुत ज्यादा उब चुका हूं। तभी दोस्तों हीना अचानक बोल पड़ती है और कहती है, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगी। अभी तो तुम मुझे 20,000 रुपये महीने देते थे, अब मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूं। अमित कहता है, जज साहिबा, देखिए, आपके सामने यह मुझे इस तरह से धमकी दे रही है। अब आप सोच सकती हैं कि अगर यह घर पर अकेले मेरे साथ रहती होगी तो मेरे साथ क्या करती होगी। तब जज साहिबा हीना के वकील से कहती हैं, वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि हीना बहुत सीधी साधी लड़की है, ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब यह कोर्ट में इस तरह से अपने पति को धमकी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि घर पर क्या करती होगी। यह बात तो आप भी समझ सकते हैं। वकील साहब एकदम चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। फिर जज साहिबा हीना से कहती हैं, हीना, तुम क्या चाहती हो? तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर तलाक लेना चाहती हो? इतना कहने के बाद हीना थोड़ी देर चुप रहती है और हीना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैडम जी, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, लेकिन तलाक से पहले मेरी शादी में जितना भी पैसा खर्च हुआ था वह सारा पैसा मुझे चाहिए और मेरा सारा दहेज का सामान भी चाहिए। अमित तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहता है, मैडम जी, ये किस सामान और दहेज की बात कर रही है? ये सारा सामान तो अपने घर लेकर जा चुकी है। दहेज में मिला एक चम्मच भी हमारे घर पर नहीं छोड़ा है। सब कुछ लेकर चली गई है तो अब किस सामान की मांग कर रही है? उल्टा मुझ पर दहेज का झूठा केस लगाकर मुझे फंसा रही है और हर महीने मुझसे पैसे वसूल रही है। इसके पिता और भाई ने मेरा पैर तोड़ दिया था और जब यह सब हुआ तो यह मुझे झूठा फंसाने के लिए नाटक कर रही थी कि मैंने इसका हाथ तोड़ दिया है। लेकिन जज साहिबा, मैंने इसे कभी नहीं मारा और न ही इसका हाथ तोड़ा। ये सारी बातें झूठ बोल रही हैं। अब जज साहिबा भी स्थिति को समझने में उलझन में पड़ जाती हैं। वे चाहती हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए ताकि दोनों का केस खत्म हो सके और मामला आगे न बढ़े। इसलिए जज साहिबा कहती हैं, अमित, या तो तुम अपनी पत्नी हीना को अपने साथ घर ले जाओ और उसका सम्मानपूर्वक ध्यान रखो, या फिर उसे 10 लाख रुपए दे दो और इस केस को यहीं खत्म कर दो। तुम्हारी पत्नी नौकरी नहीं करती है,
तो आगे की जिंदगी के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए या तो तुम उसे घर ले जाओ और उसकी इज्जत करो, या फिर 10 लाख रुपए देकर मामले को समाप्त करो। हीना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैडम, 10 लाख में मेरा क्या होगा, मुझे 30 लाख चाहिए। अमित जवाब देता है, मैडम, मैं इतना पैसा कहां से दूंगा? मैंने हाल ही में नया घर बनवाया है और पहले से ही कर्ज में हूं। 10 लाख तो छोड़िए, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। जज साहिबा गंभीरता से कहती हैं, ठीक है, अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो अपनी पत्नी हीना को अपने साथ घर ले जाओ और उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ कोई विवाद मत करना। तब अमित थोड़ी उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि वह क्या करे। अमित कहता है, जज साहिबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। वह मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब दोस्तों, अमित के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और तभी वह जज साहिबा से कहता है, मैडम जी, मुझे 20 दिनों का समय चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तब जज साहिबा कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 25 दिन का समय देती हूं। इन 25 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लो। इसके बाद तुम लोग फिर से कोर्ट में आना, तारीख लगेगी और फिर सुनवाई होगी। शाम हो चुकी थी, कोर्ट की कार्यवाही भी खत्म हो गई थी और सभी लोग अपने अपने परिवार और वकील के साथ कोर्ट से बाहर निकलने लगे। जब अमित और हीना कोर्ट से बाहर निकले तो हीना अमित के सामने खड़ी होकर उसे धमकाने लगी और उसे उल्टा सीधा बोलने लगी। उसी समय जज साहिबा भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थीं। तभी उनकी नजर अमित पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अमित कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसकी पत्नी, सास ससुर उस पर चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। जज साहिबा अपने ड्राइवर से कहती हैं, ड्राइवर, गाड़ी को उसके पास लेकर चलना, मुझे उससे बात करनी है। ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और अमित के पास रोक देता है। जज साहिबा अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करती हैं और हीना की सारी बातें चुपचाप सुनने लगती हैं। पूजा अमित से कह रही थी, तुम जज साहिबा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। अभी तो मैंने तुमसे 30 लाख की मांग की है, लेकिन अगली बार जब कोर्ट में जाऊंगी तो मैं तुमसे 50 लाख मांगूंगी। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर बेचवा कर तुमसे पैसे लूंगी। जज साहिबा ने हीना की बातें सुन लीं और गुस्से में कहती हैं, अभी तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? जैसे ही हीना ने देखा कि जज साहिबा गाड़ी में बैठी हैं, वह एकदम चुप हो गई और अपने माता पिता और भाई के साथ वहां से घर चली गई। अब जज साहिबा वहीं खड़ी थीं और अमित सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। जज साहिबा ने अमित से पूछा, अमित, क्या हुआ? यहां क्या बातें हो रही थीं? अमित ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूं। अमित कहता है, मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसके सिर पर जैसे कोई भूत सवार है। वह हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती है और कभी मेरी बात नहीं मानती। अभी वह मुझसे कह रही थी कि जब अगली बार कोर्ट में तारीख लगेगी तो वह मुझसे 50 लाख रुपये की मांग करेगी। जज साहिबा यह सब सुनकर अमित से कहती हैं, देखो अमित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। हमारे समाज में इस तरह के केस अक्सर आते रहते हैं। कभी कोई पति अपनी पत्नी से परेशान होकर तलाक ले लेता है तो कभी कोई पत्नी अपने पति से परेशान हो जाती है। लेकिन तुम्हारे केस को मैंने ध्यान से पढ़ा है और यही कहना चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके पैसे का इंतजाम करके अपनी पत्नी हीना से छुटकारा ले लो। अगर तुम उसके साथ रहने का फैसला करते हो तो तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती जाएगी और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमित जज साहिबा की बात मान जाता है और कहता है, जज साहिबा, मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रही हैं। कुछ दिनों बाद अमित अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाता है। उस दिन संडे था और जज साहिबा भी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने आई थीं, क्योंकि उन्हें बीपी और शुगर की समस्या थी। जब अमित अस्पताल में जज साहिबा को देखता है तो वह दौड़ते हुए उनके पास जाता है। जज साहिबा भी उसे पहचान लेती हैं और पूछती हैं, अमित, तुम यहां क्या कर रहे हो? किसे लेकर आए हो? अमित जवाब देता है, मैडम जी, मेरी मां की तबीयत थोड़ी हमेशा खराब रहती है, इसलिए मैं अक्सर उन्हें अस्पताल लाता रहता हूं। आज भी उन्हें यहां भर्ती करवाया है। मैडम,
मुझे थोड़ा वक्त और मिल सकता है क्या? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समय लग रहा है। तब जज साहिबा गंभीरता से कहती हैं, अमित, देखो, हम लोग यहां अस्पताल में हैं, तो ऐसी बातें यहीं नहीं करनी चाहिए। अमित ने कहा, मैडम जी, आप क्या चाहती हैं? क्या मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए या उसे तलाक दे देना चाहिए? जज साहिबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, देखो अमित, यह तुम दोनों के बीच का मामला है और मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। जो तुम्हें सही लगता है वही करो। इसके बाद जज साहिबा अस्पताल के अंदर चली जाती हैं और अमित वहीं नीचे बैठकर अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाता है। समय बीतता है और 15 से 20 दिनों के बाद कोर्ट में पेशी का समय आ जाता है। दोनों फिर से कोर्ट में पहुंचते हैं। इस बार मामला जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि अमित जज साहिबा के सामने 10 लाख रुपए का चेक काटकर हीना के हाथों में थमा देता है। इसी आधार पर कोर्ट में उनका तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तलाक के 10 दिन बाद अमित को खबर मिलती है कि जिस 10 लाख रुपए की रकम उसने हीना को दी थी, उस पैसे से हीना ने दूसरी शादी कर ली और अपने नए ससुराल चली गई। यह सुनकर अमित का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब वह अपने माता पिता की सेवा करता है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं जहां पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। कई बार महिलाएं अपने पतियों की बात नहीं मानती और अपनी ही मर्जी करती हैं, और कभी कभी पुरुष भी अपनी पत्नियों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का उद्देश्य बस इतना है कि आजकल के समाज में जो भी तलाक हो रहे हैं, वे किसी न किसी गलतफहमी या संघर्ष के कारण होते हैं। पति पत्नी को समझदारी से और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी एक को शांत रहकर समझना चाहिए, नहीं तो दोनों के जीवन में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है जो अंततः सब कुछ बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हम सब ने देखा कि रिश्तों में आपसी समझ और धैर्य कितना जरूरी होता है। अक्सर हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं और रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। कभी हमें लगने लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो कभी ऐसा भी लगता है कि किसी और ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस कहानी से एक सीख लें तो वह ये है कि रिश्तों में सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे को समझने का गुण होना चाहिए। हर एक रिश्ते में गलतफहमियां, झगड़े और मुश्किलें आती हैं, पर यह जरूरी है कि हम उन मुश्किलों का सामना समझदारी और धैर्य से करें, बजाय कि हर बात को एक बड़े विवाद में बदलने के। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ जीने का ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का भी होता है। हमें समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में अहमियत एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से मिलती है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे तो झगड़े करने से बेहतर है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात करें और समस्याओं का हल खोजें। आज के समय में रिश्तों में धैर्य, समझ और सच्चाई की कमी हो रही है। हम तुरंत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। पर हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से ही निकलता है। इसलिए दोस्तों, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, हर जगह हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी समस्या का हल धैर्यपूर्वक और बातचीत से निकाला जाए। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्तों को सहेजने की कला है। और अंत में याद रखें कि खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने रिश्तों को सम्मान देना और उन्हें महत्व देना। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने अंदर भी सुकून और प्यार बनाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी जिंदगी में धैर्य और समझदारी से काम लें। कठिनाइयां आएंगी, पर सच्चे रिश्ते उन्हीं का सामना कर मजबूत बनते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते बनाते रहें। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक, सचेत और सतर्क करना है,
ताकि आप ऐसे किसी भी हालात में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे होंगे और यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कृपया निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। ऐसे में दोनों को समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक छोटा झगड़ा कभी कभी पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Make me